नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर में दम है। एमपी में साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी और हार जीत का फैसला महिलाओं के हाथ में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के 41 जिलों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो वहीं 18 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस बार महिला वोटर्स जिस भी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे, उस पार्टी की जीत आसान होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में महिला वोटर्स जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। महिलाएं यानी आधी आबादी जिस भी पार्टी के पक्ष में वोट करती हैं, उस पार्टी की सत्ता तक पहुंचने की राह आसान होती चली गई है। इसीलिए इस बार के चुनावों को लेकर सारी पार्टियां महिला वोटर्स को लुभाने एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब देखना यही होगा कि चुनावों से पहले कौन सी पार्टियां महिलाओं का विश्वास जीतने में कामयाब हो सकेंगी। एमपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रहने वाली ये बात सभी सियासी दल बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए सियासी पार्टियां उनको विशेष महत्व दे रही हैं। कांग्रेस चुनाव में आधी आबादी को साधने के लिए अलग से वचन पत्र लेकर आ रही है। एक सामान्य और दूसरा महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र तैयार कर रही है। इस मसले में कांग्रेस का कहना है कि हम लोग महिलाओं की समस्या का समाधान बनेंगे और हम आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं वही बात कह रही हूँ कि आज ये जो परेशानियां हैं उनका जवाब महिलाएं देंगी चुनाव में। और जहाँ तक महिला कांग्रेस का सवाल है, महिला कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महिलाओं के बीच में लगातार संपर्क में भी रहता है और हम काम भी करते हैं। हम ये नहीं मानते कि हर विधानसभा के 100% महिला वोटर्स को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिला जिन परेशानियों से गुजर रही हैं, उनका जवाब महिला कांग्रेस बनेगी। और जो हम आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस आबादी की हम लोग आवाज बनेंगे इस चुनाव में। एमपी विधानसभा चुनाव में इस बार हार जीत का फैसला महिलाओं के हाथ में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के 41 जिलों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो वहीं 18 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। महिला वोटर्स को लेकर बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है, महिला और अधिक सशक्त हुई है और 50% की जो आबादी है, मध्य प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य रहा है जिसने लोकल बॉडीज के चुनाव में, पंचायत में, नगर निगम में 50% का आरक्षण दिया है और महिला को सामाजिक आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है। और जिस तरीके से महिलाएं सामने निकलकर आई हैं, उन्हें लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से हमेशा ही मिलता रहा है। चाहे आप उज्ज्वला योजना देखें, आयुष्मान देखें, मुद्रा देखें, स्टार्टअप देखें, और न केवल इन योजनाओं के माध्यम से बल्कि आज पैरा ओलंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, मध्य प्रदेश की बेटियां जो हैं देश में नहीं विश्व में परचम लहरा रही हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव को देखकर महिलाओं के लिए कुछ नया सोचा जाए। कांग्रेस को महिला चाहिए झंडा उठाने के लिए, कार्यकर्ता बनने के लिए, पर जहां पर उनको सशक्त करने की बात आती है सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर पर, वहां कमलनाथ कहते हैं कि महिला एक सजावटी वस्तु से अधिक कुछ नहीं। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां महिला सुरक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू करने का दावा कर रही हैं। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि उनके दावों पर प्रदेश की महिलाएं कितना विश्वास करती हैं। रंजना दुबे, भोपाल, न्यूज़ 18। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 200 दिन की कार्ययोजना तैयार की गई। इस कार्ययोजना के तहत 200 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संगठन, सत्ता से जुड़े लोगों को अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। बीजेपी ने 2023 के रण को जीतने के लिए 200 दिन की कार्ययोजना तैयार की है और 200 पार का नारा दिया है। इस 200 दिन की कार्ययोजना को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को एक अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। न केवल जिम्मेदारी सौंपी है बल्कि बीजेपी अब इनके कामों पर नजर भी रखेगी। आखिर क्यों आन पड़ी जरूरत इन कार्यकर्ताओं के कामों पर नजर बनाए रखने की। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, जिसको लेकर बीजेपी अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 200 दिन की कार्ययोजना तैयार की गई। इस कार्ययोजना के तहत 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है।
इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए संगठन सत्ता से जुड़े लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। न केवल जिम्मेदारियां दी गई हैं, बल्कि उन जिम्मेदारियों का कार्यकर्ता किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, इस बात पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि बीजेपी अब किस किस की मॉनिटरिंग कराएगी। संघ ने जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी सरकार की मॉनिटरिंग करके सर्वे किया तो उसे पता चला कि 60 से 65 सीटें बीजेपी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ मॉनिटरिंग करना। किस किस की मॉनिटरिंग होगी? सरकार हार रही है, 60-65 से अधिक उनकी सीटें नहीं आ रही है, ये मॉनिटरिंग संघ की है, उनका सर्वे है। पार्टी के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुरलीधर राव साहब ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, मुरलीधर राव साहब ने पार्टी दफ्तर में उनकी बैठक में कहा है। तो किस किस की मॉनिटरिंग करेगी भारतीय जनता पार्टी? मॉनिटरिंग की ये इनके राष्ट्रीय नेताओं ने, सिंधिया समर्थकों की सीढ़ियां बताई हैं, जमीनों पे कब्जे के कागज बताए हैं, गर्दन झुकाकर निकल गए वो भारतीय जनता पार्टी से। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मॉनिटरिंग ही होगी। सरकार जा रही है, कमलनाथ जी आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कार्यकर्ताओं की क्षमता के आधार पर ही उन्हें सत्ता और संगठन में काम दिया जाता है। जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्हें विश्वास है कि वो पूरी तरीके से उस जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम करेंगे और अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता अपनी भूमिका के साथ न्याय करेगा। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी प्रदेश के नेतृत्व ने सौंपी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या अलग भूमिका में हो या सरकार में बैठकर भी अलग अलग प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर रहा हो, कार्यकर्ता हर योग ये है। और मुझे लगता है कि उस योग्यता, उस क्षमता और अनुपात की दृष्टि से अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। और चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और पदाधिकारी 5 साल में भी उस दौरान भी रहते हैं। तो सबकी भूमिका उसी दृष्टि से तय होती है, उसी दृष्टि से उसका निर्वहन होता है। कार्यकर्ताओं की और योग्य कार्यकर्ताओं की और तमाम प्रकार के अनुभवी कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में भरमार है और इनका उसी दृष्टि से संयोजन और नियोजन करने का काम प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। वहीं अब देखना होगा कि क्या संगठन की नसीहत के बाद ये लोग संगठन के काम को तवज्जो देते हैं या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, जिसे चुनावी साल में बड़े दांव के तौर पर देखा भी जा रहा है। वहीं अब इस घोषणा के लिए बीते 4 सालों का हिसाब बीजेपी मांग रही है। चुनावी साल में विरोधियों को चित करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चला है। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है, जिसका ऐलान 26 जनवरी को जगदलपुर में किया गया। लेकिन इस ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सियासत जोरों पर है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रही है। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी है, इसलिए घोषणाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया। अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सियासी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हर साल का बेरोजगारी भत्ता हिसाब पहले मांगेंगे। सरकार 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दे, सरकार ने वादा किया था, उसके हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे का देखेंगे। 4 साल का बेरोजगारी भत्ता का हिसाब पहले मांगेंगे, पहले 4 साल का दो, फिर आखिरी साल का देंगे। अभी तो हिसाब मेरे को करना है कि 4 साल का बेरोजगारी भत्ता जितना है
और जो उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे आने वाले साल का देखेंगे। वहीं रायपुर में पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा, बेरोजगारी भत्ता पर बीजेपी का बयान बौखलाहट की वजह से है। कांग्रेस युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है, इसलिए 0.5% लोगों के प्रति सीएम की संवेदनशीलता है। इसलिए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ने योजना बनाई है। बीजेपी तो केवल घोषणा करती है, लेकिन वादे कभी पूरा नहीं करती। बीजेपी की बेरोजगारी भत्ता पे दिया गया बयान, उसकी बौखलाहट, ये कांग्रेस पार्टी का युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवाओं के लिए सदा सहायता है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की। जिस प्रदेश में 0.5% से भी कम बेरोजगारी दर है, मात्र 0.5% बच्चों के लिए भी चिंतित होना है मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा किया था 2003 में 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, कभी नहीं दिया। 3 बार सरकार चलाए। हमने तो, मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके परेशानियों को देखते हुए इसकी घोषणा की है। स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से ऊपर उठ के इसका अभिनंदन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विरोधियों को चित करने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि पहले 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दे सरकार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ऐलान को एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी इस वक्त हमलावर है और तीखी बयानबाजियां भी सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मसला बेरोजगारों का है और ये घोषणा पिछले चुनाव में की गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में किए गए घोषणा पत्र के वादे का असर क्या इस चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा या फिर बीजेपी इस मौके को भुनाने में सफल होगी, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त हो रही है। यात्रा का पहला चरण भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यात्रा का मकसद जारी रहेगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। सत्ता में वापसी की बात हो या फिर सत्ता में बने रहने की बात, आपको अगर सत्ता में वापस आना है तो सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से वादा खिलाफी किया है, लोगों को छला है, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी तक के जो मुद्दे हैं और साथ ही साथ देश में अराजक का माहौल है, उसे लेकर के कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। और कांग्रेस के इस हाथ जोड़ो अभियान पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर है। इस बीच कांग्रेस गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लिखी राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाने में जुटी है। कांग्रेस की ये यात्रा गांव से लेकर जिला मुख्यालयों तक जाएगी। दंतेश्वरी माई के मंदिर से भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की है, जिसमें हमारे सांसद दीपक बैज जी, पूर्व नेता भी, यहाँ विधायक भाई रेखचंद जी और तमाम हमारे संगठन के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी से लेके युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा के लोग इस पद यात्रा से जुड़े। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ उन्होंने पद यात्रा शुरू की, उसी का आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अब प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में ये यात्रा पहुंचेगी। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा से जनता पहले ही हाथ जोड़ चुकी है। 4 साल प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से अब इन्हें यात्रा निकालनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के साथ ही चुनावी वर्ष में आज कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। मतलब साफ है कि कांग्रेस की सरकार ने इन 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये नौबत आन पड़ी कि आज हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का हर वर्ग निराश है कांग्रेस के क्रियाकलापों से, इसलिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, अब इन्हें चुनाव में करारा जवाब देगी।
छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2 महीनों तक कांग्रेस अभियान चलाकर केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समापन की ओर है, तो दूसरी ओर पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। बीजेपी को कांग्रेस की इस अभियान पर शक है और वो लगातार कह रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बीते 4 वर्षों में कुछ नहीं किया। यही वजह है कि अब वो जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार कह रही है कि भारत में अराजकता की स्थिति है और एक दूसरे को वैमनस्य जो बीजेपी है वो फैला रही है। बेरोजगारी है पूरे देश में और साथ ही साथ तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उसे लेकर के जो कांग्रेस है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वो आने वाले 2023 के चुनाव में कितना जो फलीभूत होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इंडियन एयरफोर्स के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 आज हादसे का शिकार हो गए। विमानों में से एक मध्य प्रदेश और दूसरा पड़ोसी राज्य राजस्थान में जा गिरा। दुर्घटनाग्रस्त सुखोई 30 में 2 और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था। इस हादसे में मिराज का पायलट शहीद हो गया है, जबकि सुखोई के दोनों पायलट खुद के इजेक्ट करने में खुद को कामयाब रहे। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश की मुरैना में हुए भीषण हादसे में वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोनों विमान अभ्यास उड़ान पर थे। अभी हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है, जो जांच के बाद ही पता चल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त सुखोई 30 में 2 पायलट और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित एग्जिट हो गए, लेकिन मिराज का पायलट शहीद हो गया। सुखोई के घायल पायलट्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयरपोर्ट से उड़े 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जो मिराज था वो मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में गिरा। वहां पर 2 जो पायलट थे उन्होंने पैराशूट से उतरकर अपनी जान बचाई, वो सुरक्षित है। उनको एयरफोर्स द्वारा रेस्क्यू कर ग्वालियर पहुंचाया गया है। वहीं एक जो पायलट है वो इस पूरे हादसे में शहीद हुए हैं। दूसरा जो सुखोई विमान है उसमें भी आग लगने की सूचना थी, जो कैलारस से होते हुए चंबल नदी को पार कर राजस्थान की सीमा में गिरा है। एयरफोर्स का कहना है कि दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मिराज विमान मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा है, जबकि दोनों पायलट्स के इजेक्ट होने के बाद सुखोई घटनास्थल से दूर राजस्थान के भरतपुर जिले में जा गिरा। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान ग्वालियर से एक मिराज और एक सुखोई उसने उड़ान भरी थी। सुखोई में 2 पायलट थे और मिराज में 1 थे। स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने एक विमान में पीछे आग लगी हुई सी देखी थी और इसके बाद ये जो घटना स्थल है पहाड़गढ़ का, यहाँ पे एक विमान के का जो कुछ हिस्सा है वो मिला है और साथ में डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा भरतपुर से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि विमान का कुछ हिस्सा भरतपुर में भी गया है और 2 पायलट जो कि सुरक्षित जो है बच गए हैं। जो 2 पायलट हैं वो सुखोई में थे और वो सुरक्षित है। अभी उनको ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। एयरफोर्स ने उसको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है और एक का है जो पार्ट्स मिले हैं उसमें एयरफोर्स अपना जो अग्रिम कार्रवाई है जो पहचान की वो कर रहे हैं। इस हादसे पर एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ऐसे हादसों की आशंका रहती है। खासकर लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज के दौरान बैटलफील्ड की वास्तविकता बनाए रखने की कोशिश होती है। ऐसे में हादसे की आशंका रहती है। हालांकि काफी कोशिश की जाती है कि सेफ्टी बनी रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि जब 2 फाइटर उड़ते हैं तो दोनों की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। कॉम्बैट सेटिंग में रफ्तार इससे भी ज्यादा हो सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिजन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके
क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बढ़े होते हैं, तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost two of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the three pilots, two from Sukhoi and one from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these three aircraft were involved in the same incidents or two were involved in a different incident. हम आपको बता दें कि मिराज 2000 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डासो एविएशन कंपनी बनाती है। मिराज विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से रफ्तार भर सकता है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। कारगिल युद्ध में मिराज 2000 विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सुखोई 30 भी दुनिया के ताकतवर विमानों में से एक है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रूस के सहयोग से भारत में ही सुखोई 30 बना है। मिराज विमान को एक पायलट उड़ा सकता है, जबकि सुखोई 30 के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। ये दोनों ही विमान भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत हैं। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।